आखिर क्यों सुनाई देता है वो रहस्यमय साउंड? क्या कोई एलियन सभ्यता हमसे संपर्क करना चाहते हो, या फिर ये रहस्यमय साउंड किसी खुफिया मिलिट्री रिसर्च का हिस्सा हो जो वहाँ की सरकार उन लोगों से छिपा रही हो? मैं हूँ मिस्ट्रीज फॉर यू और मैं ऐसी ही रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताता हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें और हमारे चैनल मिस्ट्रीज फॉर यू को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम जानते हैं इस रहस्यमय साउंड के बारे में। खूबसूरत पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा मरुस्थलीय शहर ताओस, जो अपने रहस्यमय साउंड के कारण वर्ल्ड फेमस है। इस साउंड को ताओस हम के नाम से जाना जाता है। रहस्यमय साउंड का यह सिलसिला 1990 से शुरू होता है, जो वहां पर रहने वाले कुछ लोगों को यह साउंड सुनाई देता है। इस रहस्यमय साउंड की फ्रीक्वेंसी लो होने के कारण वहां पर 2% की आबादी को यह साउंड सुनाई देता है। उन लोगों का कहना है कि यह रहस्यमय साउंड डीजल इंजन की तरह साउंड करता है। जब यह साउंड सुनाई देती है तब उन लोगों को घुटन, बेचैनी और मानसिक विकार जैसी समस्याएं होने लगती हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में यह जानना चाहा कि यह रहस्यमय साउंड कहां से और किस चीज से आ रही है। अब तक बनाई गई कोई भी डिटेक्ट मशीन इन रहस्यमय साउंड को डिटेक्ट नहीं कर पाई है। इस तरह की घटना सिर्फ मैक्सिको तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर में कई ऐसी रहस्यमय जगह हैं जहां पर ऐसी रहस्यमय साउंड सुनाई देने की घटना सामने आई है और ये साउंड एक रहस्य बने हुए हैं। फिलहाल तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आगे हम शायद इतने डेवलप हो जाएंगे कि इन सारे रहस्यमय साउंड को डिटेक्ट कर पाएं। यह सिलसिला शुरू होता है केविन मेनिस नामक एक व्यक्ति से, जो एंटीक चीजों और पुराने सामानों को बेचा करता था। उसने एक सेल में बहुत सारा पुराना और एंटीक सामान खरीदा अपने एंटीक शॉप के लिए, लेकिन उसे उस सामान के साथ बड़ा ही पुराना और अजीब सा लकड़ी का बॉक्स मिला, जो देखने मात्र से ही डरावना लग रहा था। केविन ने कहा, मैम मुझे ये बॉक्स नहीं चाहिए, आप ले लीजिए। तब उस महिला ने केविन से बॉक्स लेने से इनकार कर दिया और उस महिला ने केविन से कहा कि इस बॉक्स में भूत प्रेत और शैतानी आत्माएं कैद हैं, जिसके आजाद होते ही उसकी मौत तय है। यह सुनने के बाद केविन जोर जोर से हंसने लगता है और उस बॉक्स को अपने शॉप में ले जाता है, इस उम्मीद से कि उसे कोई न कोई तो खरीद ही लेगा। जब केविन अपना सारा सामान अपने एंटीक शॉप में रखकर अपने घर की ओर वापस जा रहा था, तभी अचानक उसका फोन बजता है। उसने देखा कि उसके दुकान में काम कर रही उस लड़की का फोन था। केविन ने कॉल को रिसीव किया और उस लड़की ने डरी हुई आवाज में केविन से कहा कि उसकी दुकान में कोई मौजूद है जो दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन सारे सामान को तोड़ फोड़ रहा है, लेकिन उसे अपने आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यह सुनते ही केविन बहुत घबरा जाता है और वह अपनी शॉप की ओर वापस भागता है। जब वह अपने शॉप के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि उसका जो शॉप है वो बाहर से बंद है, लेकिन उसने अपनी दुकान को तो लॉक किया ही नहीं था, क्योंकि उसकी जो एम्प्लॉय थी वो उस शॉप में अभी भी काम कर रही थी। फिर केविन लॉक को खोलता है और दुकान के अंदर जाता है और वह देखता है कि उसके स्टोर का सारा सामान बिल्कुल ठीक है, सिर्फ रोशनी करने वाली चीजों को छोड़कर, जैसे कि ट्यूबलाइट, लैंप और बल्ब, ये सारी चीजें टूटी और फूटी हुई थी। फिर केविन देखता है कि उसके स्टोर में जो लड़की काम कर रही थी वह एक कोने में सहम कर बैठी हुई थी। केविन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसे लगा कि यह सब तोड़फोड़ उस लड़की ने ही किया है और इस घटना के बाद केविन उस लड़की को काम से निकाल देता है। असली घटना तो अब शुरू होती है केविन के साथ। केविन के साथ डरावनी चीजें होने लगती है। उसे खौफनाक और भूतिया सपने आने लगते हैं, जिसमें वह देखता है कि उसे कोई बूढ़ी औरत जान से मारने की कोशिश करती है। अजीब बात यह है कि यह सब केविन अपने सपने में देखा करता था, लेकिन उसके बॉडी में घाव के निशान सचमुच बन जाते थे और आखिर में इन खौफनाक और भूतिया घटनाओं से तंग आकर और केविन ने उस बॉक्स को ईबे पर बेच दिया। लेकिन उस बॉक्स को बेचने के 2-3 दिन बाद ही उस
उसके दरवाजे पर उस बॉक्स को कोई छोड़कर चला गया था। उसमें खास बात यह था कि उस बॉक्स के साथ उसके दरवाजे पर एक नोट भी था, जो देखने में बहुत ही क्रीपी लग रहा था। उस नोट में लिखा क्या था, आइए हम जानते हैं। नोट में लिखा यह था कि यह बॉक्स हमें नहीं चाहिए। इस बॉक्स में शैतानी आत्माएं कैद हैं, जो रात को निकलकर हमें परेशान करती हैं। यह बॉक्स कृपया आप अपने पास ही रखें। केविन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। काफी मशक्कत करने के बाद उसने उस बॉक्स को कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को बेच दिया और उन बच्चों के साथ भी वैसी ही घटनाएं होने लगती है जो केविन के साथ हुआ करती थी। फिलहाल अभी यह बॉक्स जेम्स हैंगस्टर नामक एक व्यक्ति के पास है। जेम्स ने कहा था कि जब उसने उस बॉक्स को खरीदा था तब उसे भी भूत प्रेत दिखाई देते थे। वह उन आत्माओं को अपने आसपास महसूस करता था। जेम्स ने इस बॉक्स को लोगों से दूर अपने म्यूजियम में रख दिया है। नैन मडोल, एक अभिशापित जगह। हजारों साल पुराना एक खंडहर बस्ती नैन मडोल, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अभिशापित है, जो टेमुअन द्वीप के आसपास में स्थित है। इस जगह पर आपको ज्यादा लोग देखने को नहीं मिलेंगे। डर के कारण ज्यादातर लोग इस जगह को छोड़कर चले गए, क्योंकि वहां के लोग इस जगह को अभिशापित जगह मानते हैं। नैन मडोल पर आपको ज्यादातर टूरिस्ट और आर्कियोलॉजिकल विभाग वाले लोग ही मिलेंगे। लगभग 200 एकड़ में फैला यह क्षेत्र, जिसमें आपको हजारों द्वीप मिल जाएंगे जो लगभग वीरान पड़े हुए हैं। इन द्वीपों में कई बड़े बड़े पत्थर और चट्टान हैं, जिनमें से एक पत्थर का वजन 50 टन के आसपास है। पुरातत्व विभाग का मानना है कि ये बड़े बड़े पत्थर शायद आसपास के द्वीपों से तैरकर टेमुअन द्वीप में आ गए होंगे। खैर, जो भी हो, यह द्वीप वीरान और खंडहर में तब्दील होते जा रहा है और कारण बस इतना है कि यह अभिशापित है, इसीलिए वहां कोई रहना नहीं चाहता। एक ऐसा जहाज जो कभी अपनी बंदरगाह तक पहुंच ही नहीं पाया, वीरान समुद्र में जो सदियों तक भटकता रहा। अफ्रीका, समुद्री तटीय इलाका। यूं तो मौसम का खराब होना एक नेचुरल घटना है, पर कभी कभी मौसम का खराब होना नाविकों के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि तूफानी मौसम में उन्हें दिखाई देता है एक भूतिया जहाज, द फ्लाइंग डचमैन। कहते हैं कि इस जहाज को जिसने भी देखा वो जिंदा नहीं बच पाया। लोक कथाओं की माने तो फ्लाइंग डचमैन एक भूतिया जहाज है, जिसकी परछाई ऊपर आसमान में दिखाई देती है। यह अभिशापित जहाज जिस भी व्यक्ति को दिखाई दिया, वो फिर कभी इस धरती लोक में दिखाई नहीं दिया। यह सिलसिला लगभग 17वीं शताब्दी में शुरू होता है। द फ्लाइंग डचमैन का कैप्टन विलियम वैंडर डेकेन, जो एम्स्टर्डम से ईस्ट इंडिया जाने के लिए रवाना हुआ। इस जहाज में भारी मात्रा में मसाले और सिल्क से भरा हुआ था, जो इसे नीदरलैंड में बेचने वाले थे। बेचने के बाद वो वापस एम्स्टर्डम के लिए रवाना हो गया। जहाज जब केप ऑफ गुड होप्स के पास पहुंचा तो वहां उन्हें भारी बारिश और तूफान का सामना करना पड़ा। तूफान को देखते हुए जहाज के क्रू मेंबर्स ने जहाज को मोड़ने के लिए कहा, पर कैप्टन ने उन लोगों की बात को अनसुनी कर दी और इस तूफानी रात में जहाज को चलते रहने का आदेश दिया। तूफान इतनी तेजी से आ रहा था कि वहां पे मौजूद लोगों ने कहा कि कैप्टन शायद पागल हो गया है या इसने कुछ ज्यादा ही नशा कर लिया है, और इस तूफानी रात ने इतने बड़े जहाज द फ्लाइंग डचमैन को निगल लिया। 17वीं शताब्दी के अंतिम में कई सारे लोगों ने इस जहाज को देखने का दावा भी किया है, जो अचानक से तूफानी रात में दिखाई देता है और कहीं गायब हो जाता है।
18वीं शताब्दी के शुरुआत में यह कहानी उतनी फेमस नहीं थी, पर 18वीं शताब्दी के अंत आते आते यह कहानी काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने लगी। समय समय पर कई सारे लोगों ने अपने कविताओं और कथाओं में इस भूतिया जहाज के बारे में बताया। इस जहाज का सबसे पुराना संस्करण 1790 में जॉन मैकडॉनल्ड द्वारा लिखित एक किताब में मिलता है, जिसमें वे लिखते हैं कि नाविकों का जहाज एक तूफान में फंस जाता है और तभी उन्हें दिखाई देता है द फ्लाइंग डचमैन, और अचानक ही कहीं वो फिर गायब हो जाता है। एक और लेखक थॉमस मूरे अपनी कविताओं में ऐसे ही एक डेड मैन्स आइलैंड का जिक्र करते हैं। एक और बहुत ही प्रचलित कथा यह है कि कैप्टन बर्नार्ड फॉक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निकलता है, यह महज 3 महीनों में नीदरलैंड टू जावा का सफर कर चुका था, जिसके कारण कुछ नाविक कहते हैं कि उन्होंने अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया था। और यह कहानी ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन में 1821 में प्रकाशित किया गया था। कई सारे टीवी सीरीज और कॉमिक्स में भी इस भूतिया जहाज द फ्लाइंग डचमैन का जिक्र मिलता है। 1967 में बनी एक स्पाइडरमैन कार्टून एपिसोड में भी द फ्लाइंग डचमैन को दर्शाया गया है। 1982 में फैंटेसी आइलैंड के एक एपिसोड में द फ्लाइंग डचमैन का जिक्र मिलता है। दुनिया की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फिल्म पायरेट ऑफ द कैरिबियन में भी फ्लाइंग डचमैन जहाज को हुबहू दर्शाया गया है। 1951 में आई एक फिल्म पेंडोरा एंड द फ्लाइंग डचमैन में भी इस समुद्री लोक कथा का वर्णन किया है। चारों तरफ पानी से घिरा देश जापान। डेविल सी जापान से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पैसिफिक ओशियन में एक रहस्यमयी जगह है जिसे डेविल सी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस जगह के पास से जो कोई भी गुजरा वो फिर कभी नहीं मिला। 1952 की एक घटना, वहाँ पे हो रहे अजीबोगरीब घटनाओं के कारण जापान की सरकार ने 31 लोगों को भेजा जांच करने के लिए, पर वो लोग कभी वापस ही नहीं आए। इतिहास के कुछ पन्ने बताते हैं कि चंगेज खान के वंशज कुबलाई खान अपने हजारों सैनिकों को जापान हमले के मकसद से भेजा था। गलती से उसके सैनिक डेविल सी के रास्ते से होते हुए जापान में घुसे, लेकिन उसके सैनिक कभी जापान पहुंच ही नहीं पाए। कुबलाई खान के हजारों सैनिक रहस्यमय तरीके से इस डेविल सी में गायब हो गए। सिर्फ यही नहीं, ऊपर आसमान में उड़ते हुए जहाज भी इस जगह से गायब होने की खबरें आती रहती है। चाइना के लोगों ने इस जगह का नाम रखा ड्रैगन ट्रायंगल। खास बात यह है कि पैसिफिक ओशियन में बना यह ड्रैगन ट्रायंगल ठीक बरमूडा ट्रायंगल के विपरीत में स्थित है। लगभग 5000 स्क्वायर फीट में फैला यह क्षेत्र न जाने कितने जहाजों और सबमरीन्स को निगल चुका है। दुनिया का कोई भी कंपास डेविल सी में काम नहीं करता। अचानक कंपास की सुइयां जोर जोर से मूव करने लगती है। ऐसा लगता है मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। डेविल सी से रिलेटेड साइंटिस्टों के पास थ्योरीज बहुत सारे हैं। डेविल सी में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होने के कारण वहां से गुजरते हुए जहाज़ों को समुद्र की गहराई खींच लेती है। डेविल सी दूसरी दुनिया में आने जाने का कोई मार्ग हो, कोई स्टारगेट डेविल सी एलियंस का बेस भी हो सकता है, जिससे एलियंस आते जाते हों, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम अभी उतने एडवांस नहीं हुए हैं। चीन के लोग मानते हैं कि ड्रैगन्स होते हैं और इसी कारण उन्होंने इसे ड्रैगन ट्रायंगल का नाम दिया, क्योंकि चीन को लगता है कि समुद्र की गहराई में ड्रैगन मौजूद है और ये काम उन्हीं ड्रैगन्स का है।
जापान के लोग मानते हैं कि वहाँ कोई रूहानी ताकत मौजूद है और सारे जहाजों को गायब उसी शैतान ने किया है, जिसके कारण जापान के लोग उसे डेविल सी कहते हैं। कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, उसे हम प्राचीन भाषा कहते हैं। प्राचीन गुफाओं में और खुदाई में मिले पत्थरों से कुछ ना कुछ आकृति बने या लिखे हुए मिलते हैं, जिनमें से कुछ को डिकोड कर लिया जाता है तो कुछ हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। लैंग्वेज ऑफ एडवांस एआई। रोज कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर जानने की जिज्ञासा है। साल 2017 में फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग की एक टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसकी एक टीम ने 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स को एक साथ इंस्टॉल किया। एक का नाम दिया बॉब और दूसरे का नाम दिया एलिस। इन दोनों एआई को आपस में बात कराया गया और वो दोनों एआई आपस में सीक्रेटली बातें करने लगे। सीक्रेट इसलिए कि यहाँ बॉब अगर हाय बोलता तो एलिस को हेलो बोलना था, जैसे हम लोग एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं। उन दोनों एआई चैटबॉट्स ने आपस में क्या बात किया, आइए आपको दिखाता हूँ। बॉब: I can I everything else. Alice: balls have 0 to me 0 to me 0 to me 0 to me ... Bob: you I everything else. Alice: balls have a ball to me to me to me to me ... Bob: I can I everything else. अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या बात कर रहे हैं आपस में? क्योंकि हमारे अल्फ़ाबेट्स रहने के कारण फेसबुक के इंजीनियर को समझने में देर ना लगी। वो समझ गए कि इन दोनों चैटबॉट्स ने अपनी ही एक लैंग्वेज डेवलप कर ली है। एक बात तो तय है कि अगर एआई अपनी खुद की लैंग्वेज बना सकते हैं मात्र कुछ ही सेकंड्स में, और वो आपस में सीक्रेटली बातें भी कर सकते हैं, तो दोस्त यकीन मानो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और ये आविष्कार हमारे अंत की शुरुआत हो सकती थी, पर थैंक्स टू फेसबुक एंड हिज टीम, जिसने प्रोग्राम को बंद कर दिया। अगर वो बंद नहीं कर पाते तो सर स्टीफन हॉकिंस ने तो कई बार कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस धरती से इंसानों का खात्मा कर देगी। सर इलॉन मस्क बार बार कहते हैं कि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही हमारी दुनिया का अंत हो जाएगा।